बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है बॉन्डिंग के अंदर दो किस्म के कंसेप्ट थे, वैलेंस कंसेप्ट और ऑर्बिटल कंसेप्ट, जिसमें हमने पाई बॉन्ड की डिस्कशन की थी और सिग्मा बॉन्ड की डिस्कशन की थी। इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, जिसमें हमारे साथ बॉन्डिंग आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में हमारे पास आयनिक बॉन्ड आ जाता है, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ जाते हैं, मेटालिक बॉन्ड आ जाता है। चूंकि हमारे साथ फर्स्ट जो बॉन्डिंग है टाइप, वो हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे एक इस लेक्चर के अंदर आयनिक बॉन्ड। जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड के अंदर नाम से ही जाहिर है आयनिक। आयनिक का मतलब क्या है कि हमारे पास आयंस होंगे, इसके अंदर आयंस होंगे। आयंस क्या करेंगे, आयंस कैसे आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये सारी बातें आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर हमारे पास नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस के अंदर हमारे पास दो आयंस के दरमियान, आयंस हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है कैटाइन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और सेकंड हमारे पास होता है एनाइन, जिसके ऊपर हमारे पास चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब दोनों चार्जेस आपस में क्या करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल के अंदर। आयनिक बॉन्ड हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड हमारे पास असल में ऐसे होता है कि इसमें दो आयंस होते हैं। एक आयन जो है दूसरा आयन वो बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेता है कंप्लीटली, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन कर लेता है। इस ट्रांसफर लॉस और गेन से जो हमारे पास आयंस बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान, चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होता है। इसी अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि इसी अट्रैक्शन की वजह से वो दोनों आयंस आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जो है वो टुगेदर रहते हैं। अब हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता क्या है स्टूडेंट, तो जैसे हमने ऑलरेडी क्लासेस में भी पढ़ा है कि द बॉन्ड which is formed by completely transfer of electron, the bond which is formed by completely transfer of electron, ऐसा बॉन्ड जिसमें हमारे पास एक एटम completely इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, which is formed by completely transfer of electron, completely transfer ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई वन एटम। एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर स्पेसिफाई है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड बनता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड अदर एटम, एक एटम क्या कर लेता है, इन विच वन एटम completely transfer its valent electron and other atom, दूसरा एटम क्या कर लेता है, वो उसी इलेक्ट्रॉन को completely अपने वैलेंस शेल में एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेता है। and other atom gain this electron completely। इधर completely की बात हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक एटम इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एक अट्रैक्शन भी होता है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आ जाती है। एक एटम उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इधर हम अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इधर हम कंप्लीटली ट्रांसफर की बात करते हैं। तो द एटम गेन दिस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इस हवाले से हमारे पास जो चार्जेस होते हैं, दिस बॉन्ड इज नॉन एज आयनिक बॉन्ड। इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। आयनिक बॉन्ड देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, आयनिक बॉन्ड में दो काम होते हैं, सही है, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कंप्लीटली, अदर एटम क्या कर लेता है, गेन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली।
अब चूंकि हमारे पास हमें पहले से पता है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से डोनेट कर देता है, दे देता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, और एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। तो जब ये एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या आफ्टर गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ये लॉस और गेन इसमें हो जाता है तो फिर इन्हीं एटम्स के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। सही है, आफ्टर गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दीज एटम्स, ये एटम्स क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। दीज एटम्स अटेन चार्जेस, और कौन से चार्जेस आएंगे, अपोजिट चार्जिंग आएंगे, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है। तो इस तरीके से जब इसके ऊपर अपोजिट चार्जेस आएंगे, यही अपोजिट चार्जेस ही होते हैं जो कि आपस में अट्रैक्शन करते हैं, और इन्हीं अट्रैक्शन की वजह से दो एटम आपस में नजदीक आते हैं, आपस में बॉन्डेड होते हैं। तो इन्हीं, इसको फिर हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसको हम एग्जांपल के साथ जो है कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले इसकी कुछ और एक बात है कि जो आयनिक बॉन्ड होगा ये हमेशा किसके दरमियान बनेगा। असल में ना आयनिक बॉन्ड हमारे पास तब बनता है, अगर हम इसको थोड़ा और डीप की तरफ ले जाएं, तो आयनिक बॉन्ड हमारे पास तब बनता है ना जब हमारे पास एक एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा कम हो और एक एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो, जिसके बेस पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, डोनेट कर देता है, दूसरा एटम कंप्लीटली वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अब होता क्या है, अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो कि हमने थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में पढ़ा था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उस वहाँ हमने क्या डिस्कस किया था, वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर हम ट्रेंड्स देखें पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है, और अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड में, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है। तो इस साइड वाले जो मेटल्स हमारे पास है ग्रुप 1 ग्रुप 2, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा कम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है। इस साइड वाले जो राइट साइड है इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में क्या है, ज्यादा है। अब अगर हमारे पास नॉन मेटल और मेटल के दरमियान बॉन्ड बन जाए तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इस बेस पे इनके ऊपर कौन क्या आएगा, क्या आएंगे, चार्जेस आएंगे, और वही चार्जेस इन दोनों एटम्स को जो है बॉन्डेड रखते हैं, आपस में जुड़े रखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है कि जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड किन के दरमियान बनेगा, आयनिक बॉन्ड between metal and non-metal, is between metal and non-metal, ये मेटल के दरमियान होगा एंड नॉन मेटल के दरमियान होगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखना है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। अब इसको हम थोड़े से एग्जाम्पल की तरफ लेके जाते हैं कि जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो उसके मुताबिक इसको हम डिस्कस करेंगे, कैसे बनता है बॉन्ड, कैसे नहीं बनता, आप खुद देख लेंगे। लेट सपोज हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इस साल्ट को, ये हमारे पास क्या है, साल्ट है सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल फार्मूला क्या है, इसमें हमारे पास एक है सोडियम मेटल और दूसरा हमारे पास है क्लोराइड, 7 ग्रुप और ग्रुप नंबर फर्स्ट का एक एलिमेंट, मेटल और नॉन मेटल। अब इनको हम डिटेल के साथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें जो है वो पता चल जाएगी। सोडियम क्लोराइड को अगर हम लें और इनके दरमियान हम आयनिक बॉन्ड देखें तो सोडियम की सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेंगे। सोडियम हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1।
ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। सेम हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करते हैं क्लोराइड के लिए। अगर हम क्लोराइड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करेंगे तो इसको भी हम देख लेंगे। क्लोराइड हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन गेन 17 एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इसका होता है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पहले हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं, क्या हमारे पास ये स्टेबल है, नहीं है, स्टेबल होगा तो कब ये स्टेबल होगा। और मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक हम कैसे चेक करेंगे कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा पार्शियली फिल्ड है, कौन सा पार्शियली फिल्ड नहीं है, कौन सा कंप्लीटली फिल्ड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, थोड़ा अजान हो रहा है, अजान के लिए थोड़ा वेट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखें दो चीज़ें देखने को हमें मिलती है। इसका जो एस सब शेल है, एस सब शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। इसका जो हमारे पास थर्ड शेल है, सही है, इसमें पी को अगर हम देखें तो पी के साथ, पी के अंदर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता है, लॉस कर लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस करने के बाद इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो इसका रह जाता है वो हम देखें तो वो कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। सही है, कंप्लीटली क्या है, फिल्ड है, फिल्ड रह जाते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दे। यहाँ पे क्या है, इसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बजाय क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन जो एस सबशेल के अंदर है। और ये क्या करेगा, गेन कर लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, स्टेबल भी हो जाता है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से स्टेबिलिटी में जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से स्टेबिलिटी के केस में जाएगा। अब लॉस करने और गेन करने से जब ये स्टेबिलिटी में जाता है तो इस दौरान जब ये बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल हालत में जाना चाहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है। सोडियम क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है। अगर हम देखें सोडियम के अंदर, तो सोडियम के अंदर हमारे पास 11 इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर 11 के से हमें एक बात ये अंदाज़ा लगता है, ये पता चलता है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, सही है, और इसमें 11 प्रोटॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 इसमें प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये तादाद इसमें क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर सोडियम जो है, सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, लॉस कर दे, तो लॉस करने के बाद अगर ये एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, लॉस कर, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद हमारे पास सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 11 नहीं होंगे, बल्कि कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और हमारे पास जो प्रोटॉन होंगे वो वही की वही 11 प्रोटॉन होंगे। और 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, पहले हमारे पास ये क्या है, पहले हमारे पास ये इक्वल है, पहले यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं रहते। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं रहते, पहले तो एक न्यूट्रल एटम था,
अब ये न्यूट्रल एटम नहीं होगा बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद से एक कम हो जाएगा, मतलब एक प्रोटॉन अभी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। तो एक प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, प्लस लगा लेते हैं, +1 भी लगा सकते हैं, जस्ट सिर्फ प्लस भी लगा सकते हैं। सेम कंडीशन अगर हम देखें ना क्लोराइड के लिए, तो क्लोराइड के अंदर हमारे पास क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 17 है, और हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम के लिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और वो इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 17 हमारे पास इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि इक्वल है 17 इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉन्डिंग के दौरान एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड क्या कर लेते हैं, गेन कर लेता है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन करने के दौरान हमारे पास ये तादाद इतनी नहीं रहेगी, इस तादाद में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोराइड, गेन 1 इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबिलिटी, तो ये क्या होगा, ये हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से नियॉन की ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन स्टेबिलिटी में आ जाता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कर लेते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 हो जाती है और प्रोटॉन वही 17 रहते हैं। अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद इक्वल नहीं रहती। जब इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास इसके ऊपर अब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद से ज्यादा है, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्लोराइड जो पहले एटम था, न्यूट्रल एटम था, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इक्वल थे। अब इक्वल नहीं है, अब क्या होंगे कि प्रोटॉन के ऊपर, क्लोराइड के ऊपर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज हम ड्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शो कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद से क्या है, ज्यादा है। तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट हैं। अब होता क्या है आयनिक बॉन्ड में, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस दौरान हमारे पास इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पैदा होता है। कैसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पैदा होता है, हमारे पास है क्या, हमारे पास सोडियम और क्लोराइड को अगर हम देखें तो सोडियम के अंदर, सोडियम के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया है और क्लोराइड के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आया है। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हम साइंस के अंदर बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमारे पास किसके दरमियान होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अपोजिट चार्ज जो है वो आपस में क्या करता है, अट्रैक्शन करता है। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन जो है, देखिए हमने शुरू में बॉन्ड के डिफिनीशन में पढ़ा था कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, बिटवीन टू एटम्स टू होल्ड दीज एटम टुगेदर। सो व्हाट हैपन हियर, sodium lost 1 electron to bear positive charge and chloride gain 1 electron to bear negative charge, and both atoms have opposite charge, positive and negative, and now the force of attraction between positive and negative hold these two atoms together. So this attraction between these two atoms is known as bond. And which type of bond? Ionic bond. इस बॉन्ड को फिर हम क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों कहेंगे, ये आयनिक, ये हमारे पास किसके दरमियान है, आयंस के दरमियान है। आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और यही बॉन्ड हमें बता देता है कि इसका जो दूसरा नाम है आयनिक बॉन्ड का, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि ये ऐसा अट्रैक्शन है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान हमारे पास बनता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी इसको दिया जाता है। यहाँ पे एक कंसेप्ट है, सही है, जो कि अक्सर
पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर कि हमारे पास जो आयनिक बांड है, आयनिक बांड हमारे पास डायरेक्शनल हो, नॉन डायरेक्शनल होता है। अब पहले हम ये कहते हैं कि आयनिक बांड हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होता है। इसका क्या मतलब है? आयनिक बांड इज नॉन डायरेक्शनल। अब आयनिक बांड के नॉन डायरेक्शनल होने का मतलब क्या है? डायरेक्शन तो हमें पता है, डायरेक्शन किसे कहते हैं? एक खास सिमत को कहते हैं। नॉन डायरेक्शन और फिर वो आयनिक बांड के साथ एसोसिएट है, ये नॉन डायरेक्शनल की बात। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे साथ आयनिक बांड है, इसको समझने के लिए आपको डायरेक्शनल का भी समझना होगा। जब हमारे पास कोई एटम, मैं आपको एक बांड बना ले, एक आपको 3 डायमेंशन शेप बना के देता हूं। हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्पेशल अरेंजमेंट में होते हैं मुख्तलिफ डायमेंशन के अंदर। लेट्स सपोज हमारे पास एक 3 डायमेंशन शेप है, हमारे पास p ऑर्बिटल्स होते हैं। p ऑर्बिटल्स में हमारे पास जो px py pz हम कहते हैं ऑर्बिट्स को, पहले हम ये समझते हैं, फिर आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो हमारे पास है p ऑर्बिटल का px py pz। अब ये px py pz क्या है क्या? देखिए, हमारे पास ये है xyz डायमेंशन, और ये xyz डायमेंशन हमारे पास अब इधर बन नहीं रहा सही से, मैं आपको इधर बता देता हूँ। ये 3 डायमेंशन स्पेस है। इस 3 डायमेंशन स्पेस में हमारे पास x एक्सिस है, जिसे हम कहते हैं x एक्सिस, हमारे पास है y एक्सिस, और हमारे पास है z एक्सिस, x y एंड z एक्सिस। ये 3 डायमेंशन जो कि हम px py pz जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, वो हमारे पास इन डायमेंशन के ऊपर क्या करते हैं? लोकेट करते हैं। ये हमारे पास px py के जो ऑर्बिटल्स होंगे, p x एक्सिस, ये हमारे पास इधर एक ऑर्बिटल होता है x एक्सिस, y एक्सिस, एंड ये हमारे पास है z एक्सिस। ये 3 किस्म के हमारे पास डायमेंशन px py pz है, जहाँ पे p के ऑर्बिटल जो है वो लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ऑर्बिटल एक इधर होता है px q पर, एक ऑर्बिटल लाई करते हैं py q पर, एक ऑर्बिटल लाई करते हैं pz q पर। अब देखें, जब भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक एटम दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर आएगा, दोनों का डायरेक्शन, जब वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अगर एक x एक्सिस पे है तो दूसरे ने भी x एक्सिस पे ही आना है, तब इसके साथ बॉन्ड बनेगा। अदरवाइज अगर ये x एक्सिस पे है और ये दूसरे एक्सिस पे आ रहा है, तो ये x एक्सिस वाले ऑर्बिटल के साथ कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेट्स सपोज ये x एक्सिस पे है, इधर से ये दूसरा ऑर्बिटल xy डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि बॉन्ड के कंसेप्ट के मुताबिक, वैलेंस कंसेप्ट के मुताबिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कंसेप्ट के मुताबिक ऑर्बिटल जो आपस में मिलेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में ही मिलेंगे, अदरवाइज वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे जब तक कि वो सेम डायरेक्शन में ना हो। अगर ये y एक्सिस है तो ये x एक्सिस पे आ रहा है, तो ये बॉन्ड इसके साथ नहीं बनाएगा y के ऑर्बिटल के साथ, तो इसने y के ऊपर ही आना है, इसी डायरेक्शन में ही आना है। ये डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा तो बॉन्ड इसका नहीं बनेगा, तो ये इसी डायरेक्शन में ही आएगा ये ऑर्बिटल और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है, चूंकि इसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल ने इसी एक्सिस में ही आना है, इसी एक्सिस में ही आना है, तब इसके अंदर क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा, अदरवाइज ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे ये हमारे पास क्या होंगे? डायरेक्शनल होंगे। इसी के मध्य में मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड होंगे वो नॉन डायरेक्शनल होंगे। अब नॉन डायरेक्शनल का मकसद क्या है? नॉन डायरेक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास एटम है, हमारे पास क्या है? एटम सोडियम क्लोराइड,
इधर ही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ट्रांसफर। तो कंप्लीटली ट्रांसफर की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ गया। यहाँ पे जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कोई ऑर्बिटल के मिक्सिंग से नहीं है, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से नहीं है, बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों एटम्स को जोड़ रहा है, होल्ड कर रहा है। और इसी होल्ड को फिर हम क्या कहते हैं, इसी अट्रैक्शन को, जिससे ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो अट्रैक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से दोनों एटम्स आपस में कंबाइन है, इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। है ये। तो यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड में सोडियम क्लोराइड किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि क्लोरीन इस साइड से आ रहा है या इस साइड डायरेक्शन से आ रहा है या वाई एक्सिस में आ रहा है या एक्स वाई में आ रहा है तो ये बॉन्ड बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। नहीं, ये किसी भी तरफ से आ सकता है। जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोई ऑर्बिटल के एक्सिस नहीं है कि जिसकी वजह से वो ओवरलैप नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग नहीं है। यहाँ पे जस्ट क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के दरमियान, जिसकी मदद से ये बॉन्ड जो है वो बन जाता है। जब हमारे पास ये बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड बनने के दौरान जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ये एक लैटिस बनाता है। सोडियम क्लोराइड रिपीटिशन करता है, रिपीटिशन, सही है। सोडियम क्लोराइड मिलता है, वो आपस में रिपीटिशन करता है। इसके लिए मैं आपको एक जो है वो लेके आता हूँ, जो इसका क्रिस्टल लैटिस होता है, मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूँ। स्टूडेंट अगर हम देखें, ये थोड़ा सा मैंने बनाया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास होता है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। इस 3 डायमेंशन शेप में हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ये क्या हुआ है, ये आपस में मिल रहे हैं, सही है। एक सोडियम क्लोराइड ने बॉन्ड बनाया हुआ है। लेट्स सपोज अगर हम ये ब्लू को क्या कर लें, सोडियम कंसीडर कर लें, इसको व्हाइट को क्लोराइड कंसीडर कर लें, तो सोडियम और क्लोराइड के दरमियान आयनिक बॉन्ड, सही है। दूसरी तरफ से सोडियम क्लोराइड के दरमियान आयनिक बॉन्ड, सोडियम क्लोराइड के दरमियान आयन, तो एक सोडियम क्लोराइड, फिर दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे क्या होते हैं, इस तरह एक लैटिस बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। और इस क्रिस्टल लैटिस में हमारे पास कितने लैटिस हैं, कितने यूनिट सेल हैं। यूनिट सेल किसे कहते हैं, इसका एक जो हमारे पास जिसमें हमारे पास एक जो है ये है, जिसमें एक सोडियम क्लोराइड बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा बॉन्ड हमारे पास बन जाता है सोडियम क्लोराइड। तो इस एक को हम कहते हैं यूनिट सेल, सही है। इस यूनिट सेल की रिपीटिशन से हमारे पास क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है। और इसी क्रिस्टल लैटिस से हमारे पास क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का एक प्रॉपर तरतीब से कंपाउंड बनता है, सब्सटेंस बनता है, मैटर बनता है। तो इसको हम कहते हैं इसका क्रिस्टल लैटिस, जो कि इस तरतीब से हमारे पास जो है बनता है। और यही सोडियम क्लोराइड इसमें रिपीट होते हैं, और इसी को हम फिर यूनिट सेल वो भी कहते हैं, रिपीटिंग यूनिट भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, रिपीटिंग यूनिट। अगर हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर की बात कर लें तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक एम्पिरिकल यूनिट है, एम्पिरिकल फार्मूला है, जिसमें सोडियम क्लोराइड एक रिपीटिंग यूनिट्स हैं, रिपीटिंग यूनिट्स। तो ये हमारे पास इसका क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। तो यहाँ तक हमारे पास आयनिक बॉन्ड की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन के साथ मैं एक और एग्जांपल दूंगा, जिसमें हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड की एक बात जो है आपके बुक में भी है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम देखें, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, बात इधर आपके माइंड में क्वेश्चन पैदा होगा कि कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन है, सोडियम के साथ 1 क्लोरीन है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। अगर हम देखें कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की तरफ जाएं, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की तरफ जाएं, तो मैं थोड़ा सा इसको आप देख लें, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। अगर हम कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की तरफ जाएं तो कैल्शियम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम जो है इसमें है 20 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम क्लोराइड के अंदर जो कैल्शियम है इसके अंदर है 20 इलेक्ट्रॉन,
और इस 20 इलेक्ट्रॉन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये हमारे पास आ गया 4s2 10 और 10 हमारे पास 20 आ गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास इसका बन जाता है। अब हमारे पास देखें इसका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। लॉस करने के बाद जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास है क्लोराइड, कैल्शियम 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मैं आखिरी वो लिख लेता हूँ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका बनता है। तो आखिरी मैं इसका लिख लेता हूँ कि 3p 3s2 और 3p5। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमारे पास ये क्या करेगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। ये गेन 1 इलेक्ट्रॉन। लेट सपोज मैं कहूं कि कैल्शियम ने 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाया है। कैल्शियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और एक क्लोराइड को 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम अगर एक क्लोराइड को इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन 5 से 6 हो जाएंगे, ऑक्टेट इसका कंप्लीट, ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे यहाँ पे, तो कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके पास सिर्फ 1 ही रह जाएगा और फिर ये अनस्टेबिलिटी केस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अभी रह गया है, ये इसने 2 लॉस करना है, 1 नहीं लॉस करना। 1 लॉस करेगा तो फिर भी ये अनस्टेबल है, सही है, अनस्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा चलेगी है। अब ये क्या करेगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लॉस करने की कोशिश करेगा, ताकि जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले और उसके साथ जो है ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो कैल्शियम के साथ जो क्लोरीन है वो 2 अटैच होंगे, एक क्लोरीन के साथ क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना लेगा और दूसरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोराइड को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोराइड को दे देगा और कैल्शियम इस तरीके से 2 बॉन्ड बनाता है, सही है। लेकिन अगर हम सोडियम को इसके साथ कंपेयर करें तो सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 से ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। अगर 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ये 1 ही के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। कैल्शियम की बात करें सेकंड ग्रुप से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इसकी स्टेबिलिटी नहीं आती, बल्कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इसके ऊपर +2 चार्ज आता है, ये फिर -1 और ये -1, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिर हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आज का लेक्चर है जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया है। आयनिक बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, फिर से देख लें, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय 1 एटम, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 1 एटम, completely gain of valence electron by other atom, and when they gain electron they will bear negative charge, and when they lose electron they will bear positive charge, and when they have positive and negative charge on both atoms, the two charges, opposite charges, will attract each other. Both the atoms will hold by this attraction that is produced by positive and negative, I mean opposite charges. सो ये जो अपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, इस अट्रैक्शन की वजह से दोनों एटम्स आपस में जुड़े रहेंगे, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जो कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ही बन सकता है। हमारे पास एक एग्जांपल हमने दिया जिसमें सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल हो जाते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन से इनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, स्टेबल तो हो जाते हैं लेकिन चार्जेस आ जाते हैं। अब इस स्टेबिलिटी के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद अगर हम देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने के दौरान
हमारे पास इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पैदा होगा, और उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की मैंने बात की, मैंने पहले आपको बताया कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग के दौरान जो है एक खास डायरेक्शन में बॉन्ड आएगा, ओवरलैप होगा तभी बॉन्ड बन सकता है। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, उधर डायरेक्शनल आपको दोबारा मैं समझा दूंगा। यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड नेगेटिव चार्ज, किसी साइड से भी अट्रैक्शन हो सकता है, दोनों साइड से किसी साइड से भी अट्रैक्शन हो सकता है। इसी वजह से इसमें कोई खास जो है डायरेक्शन नहीं है, इसी वजह से इसको हम नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड भी कहते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड का एग्जांपल आपने देख लिया। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट हम इसके बाद जो है कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ हम जाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग देख लें। थैंक यू सो मच।